आकाश और ये है मेरा YouTube चैनल। ये दूसरा मैंने चैनल खोला हुआ है क्योंकि जो मोटर्स 24 वाला मेरा चैनल था वो कुछ मतलब दिक्कत की वजह से मतलब कुछ परेशानियां आ गई थी यार उसमें, तो वो चैनल मुझे हटाना पड़ा। और मतलब वो सीधी सीधी बात देखो ये था, वो चैनल मेरा रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने ये दूसरा चैनल खोला हुआ है और इस चैनल पे व्लॉगिंग वगैरह सब आएंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं इस चैनल पे जो फुल लेंथ वीडियोस हैं, क्योंकि ना देखो इंस्टाग्राम पे मैंने जिस तरीके से वीडियो स्टार्ट करी थी डालना, लेकिन मुझे नहीं जम रहा था क्योंकि मैं आपको वो चीजें नहीं बता पा रहा था जो मैं प्रैक्टिकली अपने खुद करता हूँ, मतलब समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि क्या गिर गया था, कहने का मतलब ये है कि ये चैनल आपके लिए है और इसमें प्योर हाउ टू बूस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ये सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने इंजन की जो पावर है, अपने कार के इंजन की, अपने बाइक के इंजन की, देखो जितना मुझे पता है मैं उतना बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग भाई मुझसे ज्यादा समझदार हो तो शुरू करते हैं अपन ECU रीमैपिंग से। ECU रीमैपिंग आखिरकार है क्या, क्योंकि इतने सारे वर्ड आप लोगों ने सुने हुए हैं, कोड 6 हो गया, ठीक है। और इंस्टाग्राम भी आप अगर स्क्रॉल करते हो तो उस पर ECU ट्यूनिंग की और रिमैपिंग की ये सारी वीडियोस आने लगी हैं। तो आखिरकार ECU रिमैपिंग या ट्यूनिंग क्या है ना। तो देखो सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं आखिरकार ECU है क्या, क्योंकि देखो बेसिक से ही उठना पड़ेगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं ECU रीमैप इस तरीके से होता है, आप इस कार में ECU रीमैप करवा सकते हो, अपनी कार की जो परफॉर्मेंस है। अब देखो अभी इस क्लास में एक तरह से क्लास ही है, इस क्लास में मैं पूरी कार की बात करूंगा, ठीक है। तो यानी किस तरीके से मतलब किस कार में यूज कर सकते हो आप, किस कार को रीमैप कर सकते हो, ये डायरेक्टली अगर मैं बता दूंगा ना तो ना आपके पल्ले पड़नी है ना मुझे पल्ले पड़नी है, ठीक है। अपन उठेंगे बिल्कुल बेसिक से। और भाई पूरे YouTube पे ECU रीमैपिंग इस तरीके का बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई भी बता दे कि इस कार में रीमैपिंग हो सकता है, उस कार में रीमैपिंग हो सकता है, या फिर आप अपने कार की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हो, ECU पिगीबैक ECU लगा लो, ये कर लो। तो वो सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले ECU ट्यूनिंग, ठीक है। देखो ECU क्या है, देखो ECU आपका कंप्यूटर है। कार जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक इंजन और एक ढांचा है जो कि सिर्फ आपको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करता है, ठीक है। ये बात हम सबको पता है। अब ECU उसमें जो ऐड है, ECU में क्या ऐसा होता है कि भाई उसके प्राइसेस जो है आसमान छूते हैं, उस पर हाथ लगाने से सारे लोग डरते हैं, सारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, सारे डरते हैं। आखिरकार ECU है क्या, तो देखो भाई, देखो मेरे दोस्त, ECU और ECM यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये इस तरीके का यूनिट है जो कि आपके कार में या आपकी बाइक में होता है, जो आपके इंजन के कंबशन और उसके कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से, आपके थ्रोटल रिस्पॉन्स के हिसाब से आपकी राइड क्वालिटी जो होती है वो बहुत स्मूथ बनाता है। यानी कि इसका जो काम होता है वो होता है आपकी जो राइड क्वालिटी है उसे बेटर बनाना, ठीक है। दूसरा होता है एमिशन को कंट्रोल में रखना, ठीक है। एमिशन क्या है सबको ही पता है भाई, यानी कि पॉल्यूशन। अब जो ECUs आना स्टार्ट हुए, क्योंकि ECUs को मतलब ECUs इसलिए एक तो डालना जरूरी था कारों में क्योंकि गाड़ियां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्रैंक जो थी वो अनबैलेंस बहुत ज्यादा होती थी। अब क्रैंक अनबैलेंस होना क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो हमने मेनली मतलब काफी तरह के इंजन देखे हुए हैं जिसमें से हमारे बीच में जो पॉपुलर है वो है 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन, है ना। तो 3 सिलेंडर इंजन में 3 सिलेंडर इंजन अपना और है 4 सिलेंडर इंजन। इन दोनों में फर्क क्या है, जबकि देखो इसमें 4 सिलेंडर है यानी कि पिस्टन कितने हैं इसमें, ऑब्वियसली 4,
यानी कि इससे पावर इसमें ज्यादा है ना। और होना क्या चाहिए, इसमें पावर, इसमें कितने पिस्टन है, 3, ठीक है। और इसमें जो पावर है वो इससे कम होनी चाहिए। ज्यादा कैसे होती है, अब यही तो सिस्टम है। देखो मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंजन है ये आपको लेस वाइब्रेशन, ठीक है, इसमें भैया आपको वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा हिला के रख देगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा इसमें वाइब्रेशन होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रेजा स्टार्ट करना, उसकी एसी ऑन करके आइडल पे ही छोड़ देना, पता भी नहीं पड़ेगा गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, टाटा की ऑल्ट्रो स्टार्ट करना, ठीक है, और उसका एसी ऑन कर देना। मतलब ऐसा नहीं है कि इंजन कांपने लगेगा पूरी तरीके से, गाड़ी कांपने लगेगी पूरी तरीके से, आपको बाहर तक नॉइज आवाज आने लगेगी, नहीं, लेकिन आपको इसके मुकाबले इस पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील होगा कि इसकी जो पावर है वो लॉस हो चुकी है, इसकी पावर नीचे जा चुकी है। जबकि आप आरपीएम का, मतलब जो आरपीएम का जो कांटा होता है, सीधे सीधे देखो, अपन बहुत सिंपल वे में जा रहे हैं, आरपीएम के कांटे पे देखना, इसके आरपीएम के कांटे पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके आरपीएम के कांटे पे बहुत ही माइनर सा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही माइनर सा, कुछ पता नहीं पड़ेगा, कुछ भी। एसी आपकी बिल्कुल तरीके से ऑन होगी, तरीके से, और इसमें भी कोई चीज है तरीके से ऑन होगी, लेकिन इसमें बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा ये सिस्टम है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, आप वो जानते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं मतलब इसे 3C लिख देता हूं, ठीक है, सॉरी, मैं इसे 3C लिख देता हूं, यानी 3 सिलेंडर, और ये है 4 सिलेंडर, ठीक है। यानी इसमें हमारे 3 पिस्टन हैं, ठीक है, और इसमें हमारे 4 पिस्टन हैं, ठीक है। अब इनका जो फायरिंग सीक्वेंस है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि किस तरीके से फायरिंग सीक्वेंस, वो देखो, यानी इसका फायरिंग सीक्वेंस, 3 सेंटर का फायरिंग सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले ये दोनों नीचे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, यानी कि 3 और 1 के रेशियो में इस तरीके से होता है ना, ये दोनों नीचे आएंगे, ये ऊपर आएगा, यहां से सेक्शन स्ट्रोक बना, ठीक है, इन दोनों ने सेक्शन स्ट्रोक बनाया, इसने बनाया पावर स्ट्रोक, ठीक है, इसने पावर स्ट्रोक बनाया, ठीक है। अब पावर स्ट्रोक इस तरीके से भी नहीं बनाएगा कि मतलब ऊपर ही चढ़ गया, पावर स्ट्रोक बनाएगा सबसे, फिर मतलब बीच में कंप्रेशन स्ट्रोक भी है ना, कंप्रेस भी तो हुई होगी ना, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया है, तो इस तरीके से आई है। लेकिन वहां आप जरा ये देखो, यहाँ क्रैंक में वाइब्रेशन कितनी बड़ी है, इस वजह से पता है इसमें होता क्या है, देखो ये जगह कम घेरता है, ठीक है। दूसरी बात है एमिशन इसकी कम है, एमिशन बहुत कम करता है, ठीक है। ये पावरफुल होता है 4 सिलेंडर के मुकाबले। 4 सिलेंडर पे अगर हम आए तो 4 सिलेंडर, अब देखो जरा, इसमें बहुत मजेदार चीज है, सीधी सीधी बात है भाई, ये इसमें एक था, इसमें तो दोनों दोनों है, ठीक है, यानी कि 2 2 के पेयर है कि नहीं। अगर आप सिंपली वे में, बिल्कुल सिंपल वे में समझना चाहो तो भाई इस तरीके से समझो, पहले ये दोनों नीचे जाते हैं, ये दोनों ऊपर उठते हैं, फिर ये दोनों नीचे जाते हैं, ये दोनों उठते हैं, यानी कि फायरिंग सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है कि इसकी क्रैंक में कहीं से भी वाइब्रेशन आने का चांस ही नहीं है। ये होता है 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर। और दूसरी बात है भैया,
अब ये भी तो देखो, इसमें इंजेक्टर एक है, दो है, तीन है, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। इनमें इंजेक्टर 1 2 3 4, ठीक है। तीनों पे पावर बराबर है, वो सॉरी चारों पे पावर बराबर है और ये तीनों पे पावर बराबर है। यहाँ एक पे तो पावर ज्यादा है ना, ये तो समझो। ये इस एक में इसका ही तो काम कर रहा है, आप समझो। देखो सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूं, इसमें जो चीज मिसिंग है वो यहां काम कर रही है कि नहीं, मतलब हाफ हाफ हो गया बिल्कुल रेशियो उसका, ठीक है। अब ये सारी चीज जो थी वो थी आपकी 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर की। ये इफिशिएंट भी होता है, ठीक है, एमिशन भी करता है, अच्छा करता है, लेकिन इसके मुकाबले नहीं करता, क्योंकि भाई देख लो ना, इंजेक्टर ही नहीं है वो, देख लो ना भाई, इंजेक्टर ही ज्यादा है उसका ही, ठीक है। अब यहाँ इंजेक्टर बढ़ गया, वहां तो अब फ्यूल आएगा, चाहे वो डीजल हो पेट्रोल हो, फ्यूल तो आएगा, फ्यूल आएगा, कंप्रेस होगा, जलेगा, निकलेगा कहां से, एग्जॉस्ट से निकलेगा कि नहीं। तो इस तरीके से ये एमिशन ज्यादा करता है। एमिशन को रोकने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स डीपीएफ डाले हुए हैं, लेकिन वो उन चीजों पर अपन बात करेंगे अगले वाली वीडियो में। खैर इन वीडियो में आ जाते हैं, अब आ जाते हैं अपन ईसीयूज को, ठीक है। अब देखो भैया, अगर ये सिलेंडर, ये वाला जो इंजन है, सॉरी सिलेंडर कह रहा हूं, ये वाला इंजन है ना, इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा ईसीयू, बस आ गया काम। और इसको भी जो अब जो कंट्रोल करने लगा है अच्छी तरीके से, जब आप देखते हो भाई मारुति सुजुकी की बलिनो ले लो, अर्टिगा ले लो, वैगनआर ले लो, कोई सी भी मारुति सुजुकी की गाड़ी ले लो भैया, जब चालू होती है तो इस तरीके से लगता है कि ये ईवी है। चालू करके देख लेना, एसी पे भी पता नहीं पड़ता भाई, मतलब आप खुद समझो भाई, कंडेंसर फैन की वो इंजन की आवाज को दबा लेता है। इतनी सुजुकी की गाड़ियां जो है वो इतनी साइलेंट हो चुकी हैं और इतनी पावरफुल भी है। बट देखो एक अलग फैक्टर है वो सेफ्टी का, अब वो उस पर भी ध्यान भाई सुजुकी को देना चाहिए, जो कि भाई वो कुछ ज्यादा ही है, ऐसा भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही चाहिए। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, अब देखो। सबसे पहले चलो सबसे पहले हम कार्बोरेटर पे आते हैं, क्योंकि इससे आप बहुत आसानी से समझोगे। देखो कार्बोरेटर के लिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा इस साइड, यहाँ आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। मतलब मैं देखो, मतलब कार्बोरेटर का जो ये वाला पॉइंट है ना, वो है इनटेक वाला, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, ये है आपका आउटलेट वाला, यानी कि यहाँ से ये एयर को इनटेक करता है। ये मैंने थोड़ा सा मतलब लगा दिया था डिस्प्ले टाइप पे, ठीक है। और यहाँ से ये सिलेंडर हेड में भेजता है फ्यूल और एयर का मिक्सचर, ठीक है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये वाला जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो यही है, देखो वर्किंग मिक्सचर लिख के आ रहा है ना, और ये हमारा पिस्टन है और ये हमारी स्लीव है, सिलेंडर वॉल, ठीक है। और ये हमारा एयर फिल्टर। अब कुछ इस तरीके से देखो, ये तो हो गया चौक, मतलब पुराना वे है, ठीक है। और ये हमारा थ्रॉटल, और आप थ्रॉटल में देख सकते हो बीच में स्लाइड है, बीच में एक स्लाइड है, वाल्व जिसे हम कहते हैं नोजल, वो खुलती है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो तेजी से अंदर आता है ड्यू टू सक्शन, ठीक है। पिस्टन का जो सक्शन होता है वो इतनी तेज होता है, इतना सही रहता है कि वो आपके जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो आसानी से खींच लेता है। अगर आप पूरा नोजल खोल कर रख देते हो तो वो उसे पता होता है कि उसे कितना और एयर और फ्यूल का मिक्सचर खींचे रखना है, जिससे आपकी जो गाड़ी का पिकअप है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। जिस तरीके से देखो मैं आपको बताऊं, होता है ना कि जब हम पिकअप, जब गाड़ी का चेक करना होता है कि पिकअप किस तरीके से गाड़ी का, तब हम गाड़ी का जो एयर इनटेक है उसको बंद कर लेते हैं और सेल्फ लगाते हैं, जिससे मतलब पता पड़ता है कि किस तरीके का उसका सक्शन है। अगर उसका सक्शन बहुत मजबूत है, इसका मतलब है हमारा हेड जो है वो बिल्कुल टनाटन रखा हुआ है तरीके वाला, और अगर वो सक्शन लीक कर रहा है कहीं से, यानी कि फिर तो लीक ही है, मामला खराब है। तो इस तरीके का हमारा कुछ काम करता है कार्बोरेटर, ठीक है। कार्बोरेटर पूरा मैनुअली काम करता है। इसमें आप देख सकते हो ये होज है, ये एयर की होज है, मतलब कि जो एयर जो बनती है टैंक में उसका होज है। और ये आप देख रहे हो ये मेन चीजें हैं, ये है फ्यूल को एडजस्ट करने वाला, और इसके ही पीछे होता है एयर को एडजस्ट करने वाला।
फ्यूल को एडजस्ट करने वाला और एयर को एडजस्ट करने वाला। एक सेकंड में जरा ये चेक कर लो। हाँ ठीक है, यानी ये आपका बिल्कुल मैनुअली काम करता है। ठीक है, इसमें आप एयर इनटेक मैनुअली काम करवा सकते हो और फ्यूल का जो इनटेक है उसे भी आप मैनुअली काम करवा सकते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, देखो इसके फायदे और नुकसान भी मतलब डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी हैं। वो इस तरीके से है कि अगर देखो हाई टेम्परेचर पे जो आपके पिस्टन का टॉप होता है वो हर टेम्परेचर पे फायरिंग जो है उस पर इक्वल नहीं रह पाती, यानी कि हर टेम्परेचर पे वो उस फायरिंग पे काम नहीं कर पाएगा। मान के चलो, देखो मैं आपको बताऊं, ऊपर जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 500 डिग्री सेल्सियस, तब जाके इंजन जो है वो ऑन होता है। ठीक है, कार के इंजन की बात कर रहा हूं मैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, तो यानी आपका जो माइलेज है वो आपको सर्विस पे या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब जब भी देखो सर्विस तो आप करवाते हो तो आपको ना वो मतलब थोड़ा सेट भी करवाना पड़ता है माइलेज, अगर आप थोड़ा सा से डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, लेकिन अब अगर हम थ्रोटल बॉडी के साइड आए तो थ्रोटल बॉडी में थोड़ा सा चेंज हो गया, जो कि है, देखो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले चेंज हो चुका है भाई इलेक्ट्रॉनिक पेडल। ठीक है, यानी कि एक सर्वो मोटर टाइप ले लो आप। ठीक है, और एक सर्वो टेस्टर, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली मेरे ना इंस्टाग्राम के चैनल पे जाना और इंस्टाग्राम पे जाना और उस पर पहली वीडियो भी डली हुई है, सर्वो मोटर सर्वो टेस्टर, आपको सब पता पड़ जाएगा भाई किस तरीके से काम करता है। यानी सर्वो पेडल आप देखते हो भाई, आप देखते हो यार आजकल की गाड़ियों में भैया मतलब पेडल इतने स्मूथ हैं कि क्या ही कहने। और दूसरी बात है, इसमें वाल्व लग गए हैं, सेंसर ऐड हो गए हैं, ISC वाल्व, सेंसर, ठीक है, TPS सेंसर, थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये सेंसर्स हमारे जो है वो लगे हुए हैं, है ना। अब ये जो सेंसर्स हैं वो करते क्या है, ISC वाल्व सेंसर जो है वो आपका ये देखता है कि ISC वाल्व सेंसर जो है वो ये देखता है आपका कि आपका जो एयर इनटेक है वो किस तरीके से जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सारा जो मामला है वो हो गया अब ऑटोमेटिकली। यानी कि यहाँ पे आपका सारा जो मामला है वो हो गया आपका सेल्फ रनिंग का। ठीक है, यानी इंजन आप बस स्टार्ट कर दो, वो सेल्फ रनिंग मतलब सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसे। आपकी कोई भी पेडल देने की, या आप करते थे ना पहले वो कि जब भी आप एक्सीलेटर मतलब जब भी आप स्टार्ट करते थे चालू नहीं होती थी एक्सीलेटर लो, इसमें भाई ऐसा सब कुछ है ही नहीं झंझट। आप अगर एक्सीलेटर लोगे गाड़ी चालू नहीं होगी, बुरा मान जाएगी। आपने एक्सीलेटर क्यों ले लिया, मैं सेट कर लूंगी अपने आप, मैं अपना मामला खुद सेट कर लूंगी भाई। ये जो है कुछ होता है थ्रोटल बॉडी और कार्बोरेटर की समझ ये होती है। ठीक है, यानी कि ये आपका पूरा ऑटोमेटिकली हो गया, और ये सारे जो सेंसर्स होते हैं ये सारे हमारे कनेक्टेड रहते हैं ECU से।
ठीक है। ECU ही इनको बताता है भैया देखो सेल्फ दे दिया गया है, टेम्परेचर जो है वो इतना इतना है, मतलब ये टेम्परेचर देखता है किसका, आपके हेड का, सिलेंडर हेड का, सिलेंडर हेड का टेम्परेचर देखेगा। उसके बाद ये जो है ISC वाल्व को खुलवाएगा कि भैया इसका टेम्परेचर जो है वो इतना है, आपको एयर जो है वो इतनी लेनी है, और उसके बाद TPS सेंसर को भी खुलवाएगा उतना ही। आपके थ्रॉटल पुल करने से या ना करने से कोई मतलब नहीं है, वो सेल्फ ही स्टार्ट होना है, उनसे खुद ही स्टार्ट होना है। हाँ लेकिन आप पंजा दबा दोगे, ECU आप स्टार्ट करोगे, यानी कि आप देखते हो ना जब भी आप गाड़ी का सबसे पहले इग्निशन ऑन करते हो, सब कुछ सबसे पहले तो जब भी आप सेल्फ देते हो MID पे सारी चीजें कैलिब्रेट होती हैं, सबसे पहले होती हैं कि नहीं। आप डायरेक्ट सेल्फ मार नहीं सकते, ठीक है, मार तो यार लोग कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो गलत होता है भाई, सबसे गलत चीज होती है। जब तक इंजन लाइट नहीं चली जाए, जब तक सारी लाइटें नहीं चली जाए, तब तक आपको सेल्फ नहीं मारना चाहिए गाड़ी में। लेकिन और ठीक है हम लोग मार देते हैं, और नहीं मारना चाहिए आपको गाड़ी में। तो ये सारी चीजें कैलिब्रेट होती है, उनके बीच में ही ये सारा काम हो जाता है। आपका स्टीयरिंग का भी काम हो जाता है और सारा काम हो जाता है। स्टीयरिंग पे भी बात करेंगे यहाँ भाई, पूरी बातें करो ना, देखना आप, ठीक है। आप खुद भी कहोगे इस चैनल पे कैसे आप खुद भी कहोगे भाई, पूरी मतलब तरीके से गाड़ी बिल्कुल इस तरीके से बताऊंगा। ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। गाड़ियां वो बताऊंगा जो वही पॉप्स एंड बैंग आती है ना पीछे, आप जब पैर पट 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 वही वाली सारी चीजों पे आऊंगा मैं। तो ठीक है, ये हो गया अपना ये पूरा थ्रोटल बॉडी कार्बोरेटर, यानी हमने आज 2 टॉपिक कवर कर लिए। हमारा इंजन का टॉपिक कवर हो गया, हमारा हो गया कार्बोरेटर और थ्रोटल बॉडी का टॉपिक, यानी कि इसको हम एक ही टॉपिक है, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा मेन टॉपिक, और होता है ECU। इसके बाद जो है इस क्लास को मैं खत्म कर दूंगा, और दूसरी क्लास में हम जानेंगे आखिरकार ECU रीमैपिंग क्या होता है, किस तरीके से ये किया जाता है, ठीक है। आइए हम जानते हैं आखिरकार ECU क्या है। सबसे पहले ECU यानी कि इंजन कंट्रोलिंग यूनिट, ये जो है हमारा इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आखिरकार किस तरीके से ये काम करता है, इसे ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि विदाउट इसे जो है वो काम चल रहा था, और सारे इंजीनियर, सारे जो मैकेनिक्स हैं उनको सरदर्दी दे दी गई ECU, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी अगर एक भी लाइट आ जाती है ना MID पे, तो वो कितनी सरदर्दी होती है वो भाई पता ही है, मुझे पता। इंजन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब ये बाइकों में भी ऐड हो चुका है, स्कूटर्स में भी ऐड हो चुका है, ठीक है। ये जो है ये आपके सारे सेंसर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपने देखा है जब से BS6 टेक्नोलॉजी आई है तब से आप अपनी बाइक जो भी आपने बाइक ली है या भी आपने कार ली है, आपने नोटिस किया है भाई वो पहले से काफी ज्यादा शांत है, और पहले से काफी ज्यादा मतलब नॉइस लेस है, और उसमें से पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा नहीं होता। तो मेन काम जो ECU का है वो सबसे पहला यही है कि सारे सेंसर्स के थ्रू एमिशन को कंट्रोल करना, जितना हो सके उतना एमिशन, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है हमारा BS6 फेज सेकेंड, ठीक है। ये सारा है एमिशन के किस तरीके से कम्पीट करता है, तो आइए वो जानते हैं। देखो सबसे पहले एमिशन के लिए हमारी जो गाड़ियों में डाल दिया गया वो डाल दिया हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। इसमें होते हैं ये जो तीनों चीजें हैं, ये होती हैं हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर में, और ये साथ में होती हैं भाई इनका जो प्राइस होता है वो इस मतलब आप पूरा कैटालिटिक कन्वर्टर का प्राइस मानो, इसका पूरा जो प्राइस होता है वो करीब करीब आपका 1 लाख रुपए होता है। कार का बता रहा हूं मैं, ठीक है, उसका नहीं, बाइक वगैरह स्कूटर वगैरह का नहीं, ठीक है। कार का करीबन 1 लाख रुपए होता है। ये मतलब आपका चेन मतलब इसे क्लीन नहीं कर सकते आप,
मतलब एक सर्टेन टाइम तक आप इसे क्लीन करवा सकते हो। ये देखो इस तरीके से होता है, यानी कि डीपीएफ इसे कहते हैं, ठीक है, डीईएफ इसे कहते हैं, मतलब ठीक है। ये जिस तरीके आपने देखा हो वो मतलब यूरिया डलता है जिस तरीके से, तो इस पे देखो क्या होता है, यानी कि 10% तक ये खुद से रीजनरेशन करने लगता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखो ये क्या रीजनरेशन क्या होता है, डीईएफ क्या होता है, ये बाद में मैं बताऊंगा सारी चीजें, तो बता अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो, ठीक है। 10% तक ये खुद रीजनरेशन करने लगता है, यानी खुद ही अपने आप सेल्फ क्लीनिंग करने लगता है, ग्रोथ होने लगता है। लेकिन अगर ये 20% भी अपने आप करने लगता है, चलो ठीक है 20%, लेकिन अगर ये 20% से ऊपर उठा, बस भाई ये चौक हो जाएगा, और उसके बाद आपकी गाड़ी ना तो माइलेज देगी, फिर आपको रुला देगी बहुत अच्छी तरीके से, फिर वो ना इको में चलेगी ना किसी चीज में चलेगी, कुछ नहीं है, वाइब्रेशन होंगे तरीके वाले, ठीक है। ये सारी चीजें, और भाई इन सब चीजों का आप खुद ही पता है यार भाई ये कितने महंगे होते हैं, है ना। तो हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर में ये ऐड किया गया है, इससे हमारी गाड़ियों की प्राइस भी बढ़ी हुई है। लोग बोलते हैं भाई क्या है, क्या ऐसा क्या ऐड कर दिया, मतलब जिससे BS4 के मुकाबले BS4 के मुकाबले इसकी प्राइस जो है वो इतनी हाई कर दी है। तो भाई ये सारी चीजें हैं, हाई नहीं होंगी, आप खुद बताओ, है कि नहीं। तो एक तो ये सारी चीजें था, दूसरी चीजें था आपकी जो कोल्ड स्टार्ट। अब आप देखते हो भाई बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट नहीं है गाड़ियों में, सुबह आप एक सेल्फ मारो गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। जबकि आप पुरानी गाड़ियां जितनी भी देख लो, BS4 नहीं, मतलब BS4 भी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन आप देख लो जितनी भी गाड़ी, अपनी बाइकें ही देख लो, आप स्टार्ट ही नहीं होती, सुबह सुबह ठंडों में स्टार्ट कर लो, बड़ी आपको मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब गाड़ियां जो है वो एक सेल्फ में स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तीसरी चीज है आपकी, वो है आपकी वाइब्रेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। और फिर चौथी चीजें होती हैं, वो होती हैं ऑप्शनल में, क्योंकि वो है सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर से हो जाता है कनेक्ट, इंजन नंबर से कनेक्ट हो जाता है ECU, तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिर इन इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती हैं, मतलब ऑप्शनल में आ जाती हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो ये है ECU का काम, ठीक है। मेन काम जो है ECU का, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेन काम जो है वो इमिशन कंट्रोल करना, यानी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, वाइब्रेशन को कंट्रोल करना, आपकी राइड स्मूथ बनाना, और दूसरी और फिर आपकी जो बात है वो है वाइब्रेशन को लेस कर देना। ये सारा जो काम है वो ECU आपका करता है, यानी कि आपकी गाड़ी को एक पूरी प्रॉपर गाड़ी बनाता है, उसका नाम होता है ECU, इंजन कंट्रोलिंग यूनिट, ठीक है। ये हो गई, तो ठीक है भाई, आज की क्लास जो है वो यहीं एंड कर लेते हैं, और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आखिरकार ECU क्या करता है। और हाँ एक और बात, ये सारी जितनी भी फ्यूल वगैरह जितना भी भेजना होता है इंजेक्टर में, कौन सा सोलेनोइड कब खुलवाना है, कौन सी मोटर है वो कब ऑन करवानी है, फ्यूल पंप को कब इतना कितना प्राइम करवाना है, ये सारा काम जो करता है वो करता है हमारा ECU, ठीक है। बहुत बोलबाला है इसका बहुत बोलबाला, प्राइस भी अच्छी खासी है भैया अगर खराब हो जाए तो, ठीक है, और ऐसे आसानी से नहीं मिलता, बहुत अच्छी प्राइस है इसकी खराब हो जाए तो भाई यही चीजें हैं इसकी, ठीक है। आने वाले समय में इसके बारे में मैं आपको इसकी रिपेयरिंग, इसका कॉस्ट, इसकी सारी चीजें, इससे रीमैपिंग किस तरीके से कर सकते हो आप, जिस तरीके से, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखते हो जब पूरा पेडल जब आप प्रेस करते हो तो RPM जो है वो करीबन 7000 से लेके 8000 तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता, मतलब पूरा RPM नहीं जाता, वो होता है आपका RPM लॉक, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम RPM लॉक, जो कि कहा जाता है भैया इन बाबा की वजह से किया जाता है। ये बाबा ECU बाबा जो है हमारे वो RPM लॉक कर देते हैं, ठीक है। और इनमें एक खासियत और है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, कुछ गाड़ियों में है तो RPM नहीं जाएंगे, जैसे कि हमारी एग्जांपल में लेते हैं हमारा पोलो GT हुई, ठीक है, और हमारी जो है वरना हुई, इन गाड़ियों में तो ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हो और गाड़ी खड़ी होती है तो RPM जो है पूरा मतलब फुल RPM जो वो नहीं जाता, हाफ RPM जाता है, और चल रही होती है जब तो फुल नहीं जाता, मतलब फुल तो किसी गाड़ी में नहीं जाता, ECU जो है वो रोक के रखता है, तो नॉर्मल RPM है वो टच करती है गाड़ी में, ठीक है। होप करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब जरूर करो भाई, दब के सब्सक्राइब करो, नया चैनल है मेरा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सेफ राइड सेफ ड्राइव।